हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में हमारी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस की 5 स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उन 5 स्टेजेस के नाम है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। तो बच्चों इसमें से हमने असेसमेंट फेज पिछली क्लास में देखी थी। ठीक है, अब हम आज देखेंगे कौन सी डायग्नोसिस फेज। तो सबसे पहले तो आप नोट्स उतार लें। ठीक है, और नोट्स उतारने के बाद में आप इसका एक्सप्लेनेशन सुने। आपको इसी प्रकार लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो फेज नंबर 2 है हमारे पास डायग्नोसिस फेज। और डायग्नोसिस फेज में हमारे पास ये 4 पॉइंट रहेंगे जिसका नाम है स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस, दूसरा है एग्जामाइन द इथिकल इम्प्लीकेशन, और नंबर 3 है रिव्यूइंग द लिटरेचर, और 4 है आइडेंटिफाइंग थ्योरी, एजम्पशन एंड लिमिटेशंस। ठीक है बच्चों, तो हम डायग्नोसिस फेज के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिसर्च प्रोसेस। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस का मतलब यह है कि जो रिसर्च है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, इसके बीच में होने वाली, यानी कि रिसर्च जब स्टार्ट होती है और एंड होती है तो इसके बीच में जो भी घटनाक्रम होता है, यानी कि जो भी घटनाएं होती है उसको हम बोलते हैं रिसर्च प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिसर्च प्रोसेस। तो इसके अंदर हमारे रिसर्च काफ़ी जो रिसर्च किए हुए लोग हैं जो रिसर्च करते हैं उनकी थ्योरी के अनुसार उन्होंने माना कि इस रिसर्च प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बीच में 5 घटनाएं होती है। क्या होती है? 5 घटनाएं होती है। और उन 5 घटनाओं को नाम दिया फेजेज और स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। उन 5 घटनाओं को क्या नाम दिया? फेजेज एंड स्टेजेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस फेज। क्या पढ़ेंगे? डायग्नोसिस फेज। तो देखो, डायग्नोसिस फेज में हमारा जो पहला इस फेज के अंदर एक रिसर्चर जब किसी विषय पर रिसर्च करता है तो डायग्नोसिस फेज में वह क्या क्या चीजें चेक करता है और क्या क्या चीजें वो करता है। ठीक है, तो नंबर पहला काम करेगा स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस। स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या हुआ? उद्देश्य को क्या करना? चिन्हित करना। स्टेटिंग का मतलब होता है हिंदी में चिन्हित करना। ठीक है, किसी चीज को स्टेट करते हैं ना, उसको चिन्हित करना। और ऑब्जेक्टिव होता है हमारा उद्देश्य को चिन्हित करना, इंडिकेट करना, और हाइपोथेसिस को भी इंडिकेट करना। ये पहला काम इसमें हम करेंगे। तो देखो कैसे, द स्पेसिफिक शॉर्ट मेजरेबल गोल टू बी मीट। इसमें क्या करेंगे? एक विशेष प्रकार का शॉर्ट मेजरेबल गोल हम डिसाइड करेंगे। देखो, असेसमेंट फेज में हमने क्या किया था? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या फॉर्मुलेट द रिसर्च टॉपिक। पहला काम ये इसमें किया था। इसमें क्या करेंगे? जैसे कि मान लो कोई बड़ा काम है। ठीक है, 4 हावर्स का क्या है? कोई टास्क है। ठीक है, 4 हावर्स का यदि कोई टास्क है, फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे का यदि कोई काम है, तो हमें क्या करना है? एक एक हावर्स के क्या बनाने हैं? मिनी टास्क। इस प्रकार से कितने बनाने चाहिए? 4 टास्क, यानी कि क्या हो गए? 4 ऑब्जेक्टिव। क्या हो गए? 4 टास्क। इससे क्या होगा? इससे स्पेसिफिक शॉर्ट मेजरेबल गोल का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई लंबे समय तक चलने वाला काम है या ज़्यादा काम है तो उसके लिए एक शॉर्ट मेजरेबल स्पेसिफिक टास्क या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे। तो दूसरा काम हम किस में करेंगे? डायग्नोसिस फेज में। ये वाला उस डायग्नोसिस फेज में कौन से? स्टेटिंग और ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस वाले पॉइंट में ये काम करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली। जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि जितने भी टाइप्स में हमने उस ऑब्जेक्टिव्स को या उस काम को डिवाइड किया है वो सब क्या होने चाहिए? क्लियरली स्टेटेड। कैसे चिन्हित होने चाहिए? कैसे चिन्हित होने चाहिए? क्लियरली, एकदम स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द एफर्ट्स इन रिसर्च। कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी स्टेटमेंट को, यानी कि
जब भी कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो टॉपिक को हमने किस में कन्वर्ट किया था, प्रॉब्लम में। क्यों किया था? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी टॉपिक पे कार्य करने में एफर्ट्स, एनर्जी और रिसोर्सेज में उतना इंप्रूवमेंट नहीं आता जितना किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में आता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द एफर्ट्स इन रिसर्च। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा किसको प्रेजेंट करता है? एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस वाले पॉइंट्स के अंदर अगर हम कोई भी रिसर्चर रखता है या करता है तो क्या होगा, उसके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोकस ऑन स्टडी। हाइपोथेसिस हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइपोथेसिस हमेशा जब भी हम कोई काम करते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव अस्थायी रिजल्ट होता है, टेंटेटिव रिजल्ट जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे कोई काम करना है और मेरा दिमाग सोच रहा है कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे मैं पहुंच जाऊंगा या कर लूंगा, तो ये क्या है, अस्थायी परिणाम। जब वो काम हो जाता है तो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। पूरी रिसर्च में हम यही करते हैं, हाइपोथेसिस को प्रूफ करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस की वजह से क्या मिलता है, हमें डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन कैसे मिलता है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एक व्यक्ति है, उसको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, और वो पहली बार दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार दिल्ली जा रहा है तो अब क्या है कि वो उसका माइंड क्या करेगा, थॉट जनरेट करेगा। उसका माइंड क्या करेगा, थॉट जनरेट करेगा। अब उसका माइंड एक कल्पना कर रहा है कि इतने बजे मैं बस में बैठूंगा, इतने घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसे वहां से ऐसे जाऊंगा। तो ये पूरा जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो क्या हो रहा है, हाइपोथेसिस। ठीक है, इससे हाइपोथेसिस से इस व्यक्ति के काम को क्या मिल रही है, डायरेक्शन। क्या मिल रही है बच्चों, डायरेक्शन मिल रही है। ठीक है, तो ये चार काम इसमें होते हैं। स्पेसिफिक शॉर्ट मेजरेबल गोल, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली, प्रॉब्लम स्टेटेड रिप्रेजेंट द एफर्ट्स इन रिसर्च, और हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, और फोकस ऑन द स्टडी। ठीक है, तो डायग्नोसिस फेज का पहला पॉइंट स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस। अब दूसरा पॉइंट है एग्जामाइन द एथिकल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, वो हम देखते हैं। देखो हाँ, तो बच्चों आगे देखो, आगे सेकंड है हमारा एग्जामाइन द एथिकल इम्प्लीकेशन में। इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा एन एथिकल स्टडीज प्रोवाइड ए बेस टू प्रिवेंट फ्रॉम हार्म टू स्टडी सैंपल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इधर देखो, एथिकल इम्प्लीकेशंस का मतलब ये क्या हुआ, एथिकल का मतलब होता है कानूनी, और इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है पहलू। ठीक है, तो कानूनी पहलू जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले लीगल जो भी इश्यूज हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है एग्जामाइन द एथिकल इम्प्लीकेशन। एग्जामाइन का मतलब क्या हुआ, जांच करना। क्या करना, जांच। तो जितने भी लीगल इश्यूज हैं कि अगर हम मान लो हम रिसर्च करने गए फील्ड में और रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं या रिसर्च चल रही है, उस दौरान यदि कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है या एक्शन होता है या कोई भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होती है, ठीक है, तो उस समय हमारी रिसर्च स्टडी क्या है, बीच में अटक सकती है और रिसर्च स्टडी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिसर्च कंडक्ट करने से पहले एग्जामाइन कर लेना बहुत ज़रूरी है कानूनी पहलुओं को, और उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो, एन एथिकल स्टडीज प्रोवाइड्स, एथिकल, यदि कोई एथिकल स्टडी करते हैं, वो कहते हैं ना लीगल काम, यदि कोई भी लीगल काम हम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा, प्रोवाइड ए बेस टू प्रिवेंट फ्रॉम हार्म टू स्टडी सैंपल। जो भी हमारा स्टडी सैंपल है, अब देखो स्टडी सैंपल कौन होगा, वह पॉपुलेशन जहाँ से हमें क्या लेना है, डेटा, वह स्टडी पॉपुलेशन जहां हमें क्या लेना है, डेटा। तो हो सकता है कि हमारी वजह से वो हमारी वजह से वो ब्लेम करे कि उसको कोई दिक्कत हुई है
या वो हमारे ऊपर कानूनी एक्शन ले सकता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि वह सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का हार्मफुल अटैक या इफेक्ट डाल सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एथिकल स्टडी की जांच करना और उसको सॉल्व करना जरूरी होता है। इससे क्या हमें ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, किससे, हार्म टू स्टडी सैंपल, प्रिवेंट फ्रॉम हार्म टू स्टडी सैंपल, स्टडी सैंपल से नुकसान या हार्म होने से बचने के लिए प्रिवेंट करेगा एथिकल स्टडी। दूसरा, इट इज ए वे ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसल्ट। ठीक है, ये दूसरी बात ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, इन्फॉर्म कंसल्ट। दूसरी बात क्या बोल रहा है, इधर बता देता हूँ। देखो, इन्फॉर्म्ड कंसल्ट का मतलब क्या हुआ है, जब किसी व्यक्ति से हम क्या लेते हैं, परमिशन। कोई पर्सन है और उस व्यक्ति पे हम कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या उससे हम कुछ पूछने वाले हैं, तो हमें उस व्यक्ति से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी एडवांस में। उसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसल्ट। ठीक है बच्चों, इसमें 2 ही पॉइंट रहेंगे इथिकल इम्प्लीकेशंस में। आप नोट्स उतार ले अच्छे से और एक्सप्लेनेशन देखें आगे। रिव्यूइंग द लिटरेचर, आगे है रिव्यूइंग द लिटरेचर। आपको याद रहेगा हमने पहला जो फेज किया था असेसमेंट वाला, उसमें हमने देखा था क्या देखा था, रिव्यूइंग द लिटरेचर, रिव्यूइंग द लिटरेचर कंसर्न्ड। उसमें सिर्फ हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात की थी कि किस प्रकार हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस फेज नंबर 2 यानी कि डायग्नोसिस फेज में हम लिटरेचर रिव्यू को ऑब्वियसली कंडक्ट करेंगे। देखो कैसे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब आपको आगे यहाँ पहले भी मैंने आपको बताया है, रिव्यू का मतलब पुनः देखना, लिटरेचर मतलब डेटा। ठीक है, इसको हिंदी में साहित्य वगैरह ऐसे कुछ बोल सकते हैं। इसकी एक अलग से यूनिट है, वहाँ हम इसको डिटेल में समझेंगे। आगे देखो, द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च हैव सेवरल पर्पज। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का रिसर्च में कई अलग अलग प्रकार से उद्देश्य या पर्पज होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए फैमिलियरिटी विद द एडजस्टिंग स्टडी, इट प्रोवाइड द फैमिलियरिटी विद द स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अननोन। इधर ध्यान देना, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये क्या है, ये अननोन है। ठीक है, अगर अब ये एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं ये, अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे की जानकारी निकालते हैं कि ये कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या काम करता है, कैसा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अगर जानकारी निकालता है तो जब भी ये इसके साथ फर्स्ट टाइम मिलेगा तो इसको कैसा महसूस होगा, फैमिलियर, कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही हुआ, यदि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके जो हमारा टॉपिक है रिसर्च का, उसके बारे में जानकारी यदि पहले से प्राप्त करके रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो उसके साथ हमें कैसा लगेगा, हमारी स्टडी के साथ फैमिलियर महसूस होगा। दूसरा, एडजस्ट करने में मदद मिलेगी। आगे देखो, द नॉलेज रिसीव फ्रॉम द बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट etc। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड, वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, बुक से, जर्नल से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर, इंटरनेट etc। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं जो ऑलरेडी पहले रिसर्च की जा चुकी है, उसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो तीसरा काम हम यहाँ करेंगे। नंबर 4 हम देखेंगे बच्चों, आइडेंटिफाई थ्योरी, एजप्शन एंड लिमिटेशंस। आइडेंटिफाई थ्योरी, एजप्शन एंड लिमिटेशंस, जो हमारे डायग्नोसिस फेज का चौथा पॉइंट रहेगा। तो ठीक है, आप नोट्स उतारे, फिर देखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों आगे देखो, आइडेंटिफाई थ्योरी, एजप्शन एंड लिमिटेशंस। तो डायग्नोसिस फेज में हम क्या डायग्नोस करेंगे, नंबर 4, आइडेंटिफाई थ्योरी, एजप्शन एंड लिमिटेशंस। बस देखो, जिस टॉपिक पे हमारी रिसर्च हो रही है, जो भी रिसर्च हमारे जिस टॉपिक पे हो रही है उससे रिलेटेड कोई थ्योरी, एजप्शंस, उसकी सबसे पहले तो थ्योरी फाइंड आउट करो कि इसकी थ्योरी क्या अवेलेबल है और क्या होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एजप्शन एक प्रकार का हाइपोथेसिस ही होता है। एजप्शन हमेशा एक हाइपोथेसिस ही, 2 चीज़ें हैं, एक तो हाइपोथेसिस, इधर देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो हाइपोथेसिस और एक है अजप्शन।
ठीक है, दोनों का मतलब एक पूर्वानुमान, परिकल्पना या पूर्वानुमान, हिंदी में सेम रहेगा। मतलब हाइपोथेसिस को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। यूँ बोलो तो टेस्ट तो दोनों को कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी। लेकिन अजम्पशन को हम प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे सूर्य का तापमान कितना है, भूत कैसा होता है, ईश्वर है कि नहीं, ये है लेकिन हम प्रूफ नहीं कर सकते, ये अजम्पशन है। ठीक है, हाइपोथेसिस कल्पना, मैं वहाँ ऐसे ऐसे पहुँच जाऊँगा, ये भी पूर्वानुमान है। ठीक है, लेकिन इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अजम्पशन और लिमिटेशंस, 3 काम करेंगे। कोई भी रिसर्च या टॉपिक पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें डिसाइड होती है। देखो, रिसर्च में डिसाइड होता है एक तो टाइम, मनी, रिसोर्सेज। ठीक है, टाइम, मनी, रिसोर्सेज, ये तो मुख्य रहेगा। और लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब किस हद तक आप सवाल पूछ सकते हो लोगों से, किस हद तक कितना टाइम आप उनसे ले सकते हो, है ना, कितनी वियर्ड जगह पे आप उनको लेके जा सकते हो एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये लिमिटेशंस को डिसाइड करना होता है। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट टॉपिक रहेगा द गोल ऑफ रिसर्च इज प्रोवाइड साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंट फॉर व्हाट इज ऑब्जर्व। क्या बोला, द गोल ऑफ रिसर्च इज प्रोवाइड से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फिर व्हाट इज गोल। देखो, हमारी रिसर्च का जो गोल होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, रिसर्च जब भी कंडक्ट की जाती है वो साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल बेस पे की जाती है, ये सबको पता है। ठीक है, और उससे हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज टू बी ऑब्जर्व, व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है, व्हाट इज ऑब्जर्व मतलब क्या ऑब्जर्व करना है, इससे हमें ये पता चलता है। रिसर्च का जो गोल है, रिसर्च का जो गोल है, या देखो एक बार, या देखो, रिसर्च का जो गोल है उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें क्या ऑब्जर्व करना है। ठीक, समझे। नंबर 2, रिसर्च आर्टिकल यूजुअली स्पेसिफाइड द स्टडी। रिसर्च के जो भी जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल स्पेसिफाइड द स्टडी। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना आप, हम डायग्नोस कर रहे हैं किसका, हमारी जो रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं उसका, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी रिसर्च या काम को जब कंडक्ट किया जाता है तो उससे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट या प्लान बनाया जाता है, ये काम यहाँ से यहाँ पे इस प्रकार कंडक्ट होगा। तो वो काम हम डायग्नोसिस में क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स जो हैं, रिसर्च के जितने भी आर्टिकल्स हैं कि भाई ये क्वेश्चन पूछना रहेगा, यहाँ टॉपिक्स में से ये लिया जाएगा, इतना कवर करना रहेगा, इतना समय है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये, और जो भी आर्टिकल अवेलेबल है उनमें से हम और क्या इसको टैली या वेरी कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं स्टडी को, यानी कि क्लियर करते हैं स्टडी को। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास एक बुक है और एक नोट्स है जिसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो उस पॉइंट्स में से देख के जाओगे कि बुक में से, ऑब्वियसली बात है, जो पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखे हैं वो देखे जाओ, वो क्या है आपके आर्टिकल्स, किसके लिए, एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम की क्या करेगा, आपकी स्टडी को तो स्पेसिफाई करेगा और एग्जाम को क्या कर देगा, क्लियर। ठीक है, इट इज गुड फॉर कंसेप्चुअल और थियोरटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी। गुड फॉर कंसेप्चुअल थियोरटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी। देखो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वैचारिक फ्रेमवर्क। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम ये नहीं बोलते कि हमें एक प्लान बनाना है, प्लान के अकॉर्डिंग, प्लान तो होता ही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, इसमें सबसे पहले होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है दिमाग में एक प्लान बनाना। ठीक है, और प्रोसेस की तरह हम डायरेक्ट प्लान नहीं बोलते इसमें। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनने के बाद इससे बनाई जाती है रिसर्च डिज़ाइन। और हम रिसर्च में किसको फॉलो करते हैं, इसको हम रिसर्च में किसको फॉलो करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिसर्च कंडक्ट करने वाला व्यक्ति कोई भी योजना बना रहा है तो पहले वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना रहा है, और जब उस फ्रेमवर्क को हमें इन राइटिंग में करना है तो वह रिसर्च डिज़ाइन में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, और फॉलो किसको किया जाएगा, रिसर्च डिज़ाइन को। तो
कंसेप्चुअल वैचारिक जो फ्रेमवर्क है थ्योरेटिकल, उसको क्या किया जाएगा, गुड फॉर, उसको तैयार करने में क्या है ये अच्छा माना गया है। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्या करने से, आइडेंटिफाई करने से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसमें है, आप इस नोट्स को उतार लेना। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप बताएं, आवाज़ कम है, ज़्यादा है, एक्सपोजर कम है, ज़्यादा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन बहुत टीचिंग करवाई है मैंने, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अगर कैमरा फेस करता है कोई भी व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है थोड़ा हेजिटेशन और दिक्कत होती है, क्योंकि कैमरा फेस करने में और क्लासरूम में क्लास लेने में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी कमी रहेगा तो आप बताएं, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।